हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। और आज की हमारी टॉपिक जो है वो रिलेटेड होगी फिज़िक्स सब्जेक्ट से। बहुत सारे बच्चे होंगे जो बहुत कंफ्यूज्ड होंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा फिज़िक्स में कैसे तैयारी करनी है, क्या तैयारी करनी है, इतने सारे चैप्टर्स हैं उनको कैसे पढ़ना है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की होगी और उन्हें बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही होगी अब, क्योंकि अब आपका जो अक्टूबर का महीना है वो लगभग ख़त्म होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। फिर नवंबर, दिसंबर, जिसमें आपके बहुत सारी चीज़ें भी हैं, फेस्टिवल भी हैं। फिर ठंडी भी आ जाएगी तो पढ़ने का मन नहीं करेगा, मतलब बहुत कुछ है। और उन सब चीज़ों को देख करके अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि अगर आप अब से सोचो तो वो चीज़ें हो नहीं पाएंगी, मतलब कि मार्क्स नहीं अच्छे आ पाएंगे। ठीक है, अगर आप अभी से सोचो कि मार्क्स अच्छे लाने और उसके लिए लग जाओ, मेहनत करने लगो, तो ज़रूर आपके मार्क्स 90+ स्कोर हो सकते हैं। बस उसके लिए आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी। और उस स्ट्रैटेजी में, उस सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी में आज हम बताएंगे कि फ़िज़िक्स के बारे में आपको कैसे क्या क्या करना है, कैसी तैयारी रखनी है, ऐसी कौन सी रणनीति बनानी है जिससे आपके फ़िज़िक्स में 90+ मार्क्स का सपना कंप्लीट हो सके। तो बच्चों, आज की हमारी वीडियो होगी फ़िज़िक्स में 90+ मार्क्स लाने की अचूक रणनीति। ऐसी प्लानिंग जो आपको सच में, अगर आप फॉलो कर रहे हो उस प्लानिंग को, तो आपके जो मार्क्स है 90+ वो कहीं नहीं गए हुए हैं। बच्चों, सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि फ़िज़िक्स में 2 पार्ट होते हैं, एक फ़िज़िक्स का पार्ट 1, फ़िज़िक्स का पार्ट 2। और जो अब आपका एग्ज़ाम भी होगा वो भी ऐसे, मतलब खंड क और खंड ख करके आता है। खंड क में आपके बेसिकली फ़िज़िक्स पार्ट 1 के सारे सिलेबस से क्वेश्चन रहते हैं और खंड ख में फ़िज़िक्स पार्ट 2 के सारे, मतलब वो क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा मार्क्स होता है फ़िज़िक्स में, जो पेपर होती है, जो थ्योरी का पेपर आप देते हो, वो टोटल आपकी होती है 70 मार्क्स की। ठीक, ये आपके कितने होते हैं? 70 मार्क्स के होते हैं। और जो 30 नंबर होते हैं, 30 नंबर आपका किस पे मिलता है? 30 नंबर आपका मिलता है प्रैक्टिकल्स पे। ठीक, तो आपको ये सोचना चाहिए कि जो 70 मार्क्स है उसमें आप कितना अच्छा से अच्छा कर लो ताकि वो ओवरऑल बने तो आपका 90+ जाए। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो में और डिस्कस करते हैं कि खंड क और खंड ख में क्या चैप्टर्स हैं, उनके क्या नंबर्स हैं और उनको कैसे पढ़ना चाहिए। अब देखिए बच्चों, आपको आपके स्क्रीन पर जो फिज़िक्स का हमारा खंड क है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, और फिज़िक्स का जो हमारा खंड ख है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ये साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। मैंने इसको ऐसे थोड़ा कंपेयर करने के लिए ऐसे बगल बगल में लिखा है, मतलब जैसे डिवीजन करके लिखा जाता है वैसे लिखा है, ताकि चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि हाँ, ऐसा ऐसा आपका आने वाला फिज़िक्स का पार्ट होगा। तो बच्चों, सबसे पहले तो जो आपका खंड क है उसमें टोटल यूनिट देखा जाए, यूनिट देखे जाएँ तो 5 यूनिट होते हैं। और जो खंड ख हैं उसमें आपके 4 यूनिट होते हैं। खंड क में जो यूनिट में है उसमें देखिए आपका स्थिर विद्युतिकी धारा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, और लास्ट में आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ये सब आपका किस में आ रहा है? ये सब आपका आ रहा है खंड क में। अब ये जो बॉक्स में मैंने सर्कल किया हुआ है नंबर्स को, ये नंबर्स बच्चों आपके उस खंड में से पूछे जाने वाले मार्क्स को बता रहे हैं। मतलब कि अगर जो मैं स्थिर विद्युतिकी के सामने मैंने लिखा हुआ है ना 8, तो इसका मतलब ये है कि जो स्थिर विद्युतिकी है इसमें से आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आना फिक्स है। ये मतलब ये फिक्स रहता है कि आपका इस खंड से इतने मार्क्स का आएगा। वो अप्रॉक्स भी हो सकता है, मतलब कि मैक्सिमम वो 8 मार्क्स का आएगा। ये अप्रॉक्स में दिया जाता है कि 8 अगर लिखा हुआ है तो वो सिलेबस में भी आपको मिलता है, वो चीज़ आपको हर जगह ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी मिलती हैं। लेकिन मैं आपको ये सब कुछ इसलिए इकट्ठा करके दे रही हूँ ताकि जो आप इधर उधर जा करके देखोगे ना, उससे आपका टाइम बचे। और ये सब कुछ जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही हूँ, या जो चैप्टर्स के नाम बता रही हूँ, जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता रही हूँ, वो सब कुछ आपके अपडेटेड सिलेबस पे है। आप सभी जानते हैं बच्चों, हमारे बोर्ड्स के जो सिलेबस है वो रिसेंटली अपडेट हुए हैं। रिसेंटली अपडेट होने के बाद उसमें बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, बहुत सारे चैप्टर्स उसमें से रिड्यूस किए गए हैं, बहुत कुछ नया ऐड ऑन भी किया गया है। तो वो सब जो चीज़ें हैं वो सब के मद्देनज़र मैंने एक ये चीज़ प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए, और ये एकदम न्यू वाला
सिलेबस ही है। जितने भी जो पुराने वीडियोस आप देखते हो ना यूट्यूब पे, वो सब थोड़ा यूजलेस होता है, क्योंकि वो सब उस टाइम के सिलेबस के अकॉर्डिंग था, और ये जो वीडियो है ये सब आपका इस टाइम के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। मैं आपको ये रिकमेंड भी करना चाहती हूँ कि आप जो भी वीडियोस देखो वो रिसेंटली अपलोडेड देखो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, स्थिर विद्युतिकी, मतलब कि इसमें से 8 मार्क्स का आएगा, अच्छा खासा पोर्शन बनाता है आपका। फिर जो धारा विद्युत है वो 7 नंबर का आता है। अगला हमारा जो खंड है वो जो आप हमारा यूनिट है, खंड नहीं सॉरी यूनिट, वो क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, ये भी 8 मार्क्स का है। फिर देखेंगे हम अगला यूनिट, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, ये भी 8 मार्क्स का। और जो लास्ट है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ये लास्ट वाला 4 मार्क्स का होता है। तो आपको अब यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि जो 8-8 नंबर वाले यूनिट हैं आप उनको प्रायोरिटी बनाओ, कि हाँ मतलब वो चैप्टर्स आपको सबसे पहले टाइम में कंप्लीट करना है। फिर सेकंड पे प्रायोरिटी आप किसको बनाओगे, 7 नंबर यानी धारा विद्युत वाले को। फिर लास्ट में आप वैद्युत चुंबकीय तरंगे वाला, वैद्युत चुंबकीय तरंगों मतलब जो है वो 4 मार्क्स का कैरी कर रहा है, लेकिन जो 8-8 नंबर है वो ज़्यादा मार्क्स का कैरी कर रहा है ना। तो इसी तरीके से ये मेरे बताने का तरीका इसलिए है ताकि आपको ये पता चले कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए क्या क्या है, जो ज़्यादा नंबर का है बच्चा वही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये आप ध्यान में रख लो अपने, कि जो ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है और जो ज़्यादा बार आया है, रिपीट हुआ है, वही चीज़ इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड सिलेबस के लिए। बाकी अगर आप ऐसे इंपॉर्टेंट कहते हो तो वो जो भी आप सिलेबस में पढ़ रहे हो वो नॉलेज के हिसाब से तो सब इंपॉर्टेंट होता है। आप जितनी भी चीज़ें पढ़ो, ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई 1-2 नंबर का आ रहा है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है। वो जो जिस फील्ड से उस फील्ड का वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है, लेकिन आपको अपने सिलेबस के हिसाब से देखना है ना। आपको मार्क्स गेन करने से मतलब आपको परसेंटेज लाना है। तो परसेंटेज लाने के लिए इंपॉर्टेंट का मतलब वो हुआ कि हाँ कौन सा ऐसा चैप्टर या कौन सा ऐसा पोर्शन है जो ज़्यादा नंबर का है। जो ज़्यादा नंबर का होगा आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट है, और जो ज़्यादा बार आया होगा। तो ये था टोटल हमारा डिस्कशन खंड क का। खंड ख में आने से पहले ऐसे जो भी बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए हमारे पास है टॉप 50 स्टूडेंट बैच। बच्चों इस बैच में आपको जो जो फैसिलिटी मिलेंगी वो यहाँ पे मेंशन है, और इस बैच में अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जो आपको सुविधा लगे। और लिमिटेड बच्चों के लिए है, टॉप 50 बच्चों के लिए, तो सीट्स जल्दी फुल हो सकती हैं बच्चों, इसीलिए आप जल्द से जल्द संपर्क करें। ये सारे बेनिफिट्स एक बार फिर देख लें टॉप 50 स्टूडेंट बैच। अब आते हैं हमारे फिजिक्स के पोर्शन पे। खंड का मैंने आपको सारा समझा दिया। अब खंड ख पे बढ़ते। खंड ख में हमारे टोटल 4 यूनिट हैं। 4 यूनिट है। अब देखिए 4 यूनिट में क्या क्या है। 4 यूनिट में पहला यूनिट जो हमारा वो है प्रकाशिकी। ये टोटल बच्चों 13 मार्क्स कैरी कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको ये कितना मेजर नंबर है, 13 मार्क्स। फिर उसके बाद से आपका आता है द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, ये आपका टोटल 6 नंबर का होता है। फिर आपका परमाणु तथा नाभिक है जो कि 8 नंबर का है। और आखिर में आपका इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, ये भी आपका 8 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो खंड क में जितने यूनिट होते हैं और जो जो उस यूनिट से आने वाले नंबर होते हैं वो अप्रॉक्स मैंने लिखा हुआ है। तो खंड ख में आपकी प्रायोरिटी किस चैप्टर को होनी चाहिए, किस यूनिट को होनी चाहिए, प्रकाशिकी को होनी चाहिए बच्चों। ठीक, समझ में आ रहा है ना आपको कि प्रकाशिकी से रिलेटेड जो जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब आपके डन होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और ये बात करते हैं कि आपको उसको बेटर करने के लिए क्या करना है, आप कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहली बात, न्यूमेरिकल का डेली प्रैक्टिस आपको करना है। ठीक बच्चों, न्यूमेरिकल का जो है आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, मतलब आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जो आपका पेपर होता है उसमें मेजर पोर्शन आपके न्यूमेरिकल्स के भी कभी कभी आ जाते हैं। कभी कभी तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर आपका न्यूमेरिकल से भरा हुआ होता है, तो आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करती रहनी है। फिर उसके बाद से डेरिवेशन है। जितने भी डेरिवेशन है आपको सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन छांटना है, वो आपको PYQ या फिर क्वेश्चन बैंक की मदद से या फिर टीचर वगैरह की मदद से पता चल जाएगा कि कौन सा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। और उन सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को आपको क्या है कि हफ्ते में 1-2 बार प्रैक्टिस करना है। क्योंकि एग्ज़ाम जब होगा तो डेरिवेशन करने जब आप जाओगे तो ये होगा कि आप आधे पे कहीं रुक जाओगे, आधे पे कहीं अटक जाओगे। तो उस चीज़ की प्रैक्टिस अगर आप अभी से किए रहोगे तो एग्जामिनेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चे। और
जब भी आप डेरिवेशन की प्रैक्टिस करें तो कभी भी चीटिंग मत करिएगा। मान लीजिए आप एक लाइन भूल जा रहे हैं, कॉपी में खोल करके देखिए, तो ये मत करिएगा बच्चों, क्योंकि एग्जाम में भी आपका यही हैबिट डेवलप हो जाता है, तो ये चीज़ आपको नहीं करना। फिर जो भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो आपको प्रिपेयर करने हैं। वेरी शॉर्ट वाला यानी कि एमसीक्यू टाइप में भी और वेरी शॉर्ट वाले मतलब एक नंबर, एक लाइन, 2 लाइन वाले होते हैं, वो भी आपको याद करना है। 3 साल के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो लाइन से आपको सॉल्व करने हैं। 3 साल के मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इधर 3 सालों में यूपी बोर्ड और जो जितने भी बोर्ड्स हैं उसमें काफ़ी सारी चेंजेस हुए हैं। कोरोना वगैरह के चक्कर में सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो सिलेबस अपडेट हुआ, बहुत कुछ चीज़ें हुई हैं। तो 3 साल का पीवाईक्यू तो आपको करना ही करना है, ये आप अपने मस्ट में रख लीजिए। क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं और क्वेश्चन बैंक आपको लेना है, वो क्वेश्चन बैंक से पढ़ना है आपको। क्वेश्चन बैंक में आपको ढेर सारे क्वेश्चन की वैरायटी मिल जाएंगी और मॉडल पेपर लास्ट में करना है। मॉडल पेपर आप स्टार्टिंग में नहीं करोगे। अगर मॉडल पेपर आप शुरुआत में करने जाओगे तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तो अगर आप अभी से मॉडल पेपर करोगे तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि आपके मार्क्स उस हिसाब से नहीं बनेंगे। मॉडल पेपर एक टाइप का आपका सैम्पल पेपर होता है जो ये प्रदर्शित करता है कि आने वाला पेपर किस टाइप का होगा। तो जब भी मॉडल पेपर दे तो ध्यान दें कि आपका जो सिलेबस है वो लगभग 90% तक आपका कंप्लीट हो, या 90 ना सही तो 80% तक तो कंप्लीट ही हो। तो उससे मॉडल पेपर से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन बैंक पढ़ने का तरीका बच्चों ये होता है। मान लीजिए आपने एक चैप्टर पढ़ा, मान लीजिए आपने प्रकाशिकी वाला यूनिट पढ़ा, प्रकाशिकी आपने सब बुक से पढ़ लिया, मतलब सर का जो टीचर हैं आपके उनका नोट्स पढ़ लिया, सेल्फ नोट्स पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया। उसके बाद से अब बुक का क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन बैंक उठाओ। क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, चैप्टर वाइज वो पूरा होता है वहाँ पे क्वेश्चन, तो वहाँ पे आप जो भी प्रकाशिकी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है एक बार में कर डालो, और इससे क्या होगा, वो चीज़ें आपकी पक्की हो जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बच्चे आपका पता है कैसे होता है कि पेपर आया वो उसमें होता है, उसमें ऐसे थोड़ी होगा कि प्रकाशिकी का एक साथ दिया रहेगा। तो वो आप क्वेश्चन बैंक करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना, ठीक है बच्चों। तो ये रणनीति फॉलो करके आप अपने फिजिक्स में 90+ मार्क्स एकदम पक्के कर सकते हो। तो पढ़ाई करते रहिए मन लगा के। थैंक यू सो मच।